हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉन का खोज किससे हुआ था, प्रोटॉन का खोज किससे हुआ था, किसने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज अभी नहीं हुआ है। तो कोई इलेक्ट्रॉन का तो खोज हो गया। एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। डाल्टन सबसे पहले एटम के बारे में सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जिसकी चर्चा हम किए हुए थे। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन का जब थ्योरी फेल हुआ आफ्टर द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं कर सकते आप सीधे कि डिस्कवरी, उनका जो मॉडल फेल हुआ वह इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद ही फेल हो गया। क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन्होंने कहा कि एटम को डिवाइड कर नहीं सकते हैं, बाद में फर्दर इसको डिवाइड भी किया गया। ठीक है, तो समझिए बात को। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ इस पे हम चर्चा किए थे, किसने किया था, किस चीज़ से हुआ था। फिर प्रोटॉन का भी खोज हम लोग डिस्कस किए थे, उसका मास चार्ज डिस्कस किए थे। इसी बीच उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद एक और मॉडल हम डिस्कस किए थे, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। और वह फर्स्ट मॉडल था जो परमाणु के सब उप परमाणविक कण यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ बता रहा था। ठीक है, क्या बता रहा था, तो आइए इसको एक बार रिपीट करते हैं। क्या उसने थॉमसन ने कहा था कि जो आपका परमाणु होता है वह पॉजिटिव स्फीयर का होता है। थॉमसन भाई साहब क्या बोले थे कि जो आपका परमाणु होता है वह कैसा होता है, पॉजिटिव स्फीयर का होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, कहीं कहीं क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चीज़ बोला था ना। इसी को वाटरमेलन, जैसे लाइक वाटरमेलन में क्या होता है, पूरा रेड कलर का वाटरमेलन की तरबूज का मॉडल इसी को कहा गया प्लम पॉडिंग मॉडल। जब आप तरबूज को कट करते हो तो पूरा रेड रेड, और जो काले काले जो बीज होता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, और जो रेड रेड है जस्ट लाइक प्रोटॉन। हम कह सकते हैं ना कि जो रेड वाला है वह एक रेड स्फीयर है वो, यानी कि एटम में पॉजिटिव स्फीयर, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन, तो रेड स्फीयर, कहीं कहीं बीज ब्लैक कलर का। तो कहानी वही थी, इससे वो रिलेट हो गया, तो इसी को कह देते हैं वाटरमेलन मॉडल। उसी पे बेस्ड इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया था। ठीक है, इसी बीच किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था रदरफोर्ड साहब का। ठीक है, रदरफोर्ड काफ़ी जाने माने उस टाइम के वैज्ञानिक थे। तो इनका एक जो है ना, इनका थोड़ा सा बैक चलते हैं तो इनका काफ़ी बड़ा कंपनी था, काफ़ी धनी व्यक्ति थे रदरफोर्ड साहब। तो इनके स्टाफ ने इनको रिपोर्ट किया 1909 ईस्वी में। क्या कहा कि सर यदि हम अल्फा रे को, ध्यान से समझना, क्या कहा उनसे कि यदि हम अल्फा रे को, क्या अल्फा रे को यदि किसी एटम से यदि हम पास कराते हैं तो हम देख रहे हैं कि सभी अल्फा रे उस एटम को पास करते हुए जा रही है, उस एटम को पास करते हुए जा रही है। जबकि थॉमसन साहब कहे थे क्या कि जो आपका एटम होता है वह पॉजिटिव स्फीयर का होता है। तो सवाल ये रहा कि अल्फा रे में क्या ऐसी चीज़ थी जो एटम को पूरा पास करते हुए जा रही थी। तो पहले समझ लेते हैं कि अल्फा रे कहते किसको है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो ध्यान दो, 1909 में इसका प्रपोज्ड हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट हुआ आपका 1911 में। इसको हम कहते हैं अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्पेक्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट। हिंदी में क्या लिखोगे इसको, हिंदी में लिख सकते हो आप अल्फा किरण का बिखराव, या प्रायोगिक बिखराव, या सिंपली लिख लो प्रयोग। अल्फा किरण का बिखराव का प्रयोग कैसे, समझो ध्यान से। उसने क्या किया कि एक अल्फा, पहले समझ लो कि अल्फा रे होता है क्या है, समझो बात को। अल्फा रे जस्ट लाइक एक रे होता है जिसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू 4 AMU।
और इस पे जो चार्ज होता है आवेश, जो इस पे आवेश होता है वह होता है डियर स्टूडेंट +2। बस जिस स्पीसीज के पास जिस स्पीसीज का एटॉमिक मास 4 हो और उसका चार्ज +2 हो तो हम समझेंगे कि वही स्पीसीज क्या है, अल्फा रे। और ये काफ़ी भारी होता है, ठीक है, भारी कण होता है। अल्फा जो कण होता है वो कैसा होता है, भारी पार्टिकल्स होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो देखा ये गया कि जो हमारे पास और अच्छा से करना चाहे ना तो जो आपका अल्फा रे है ना, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। इसी की मान लीजिए कि हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या होता है, समझो ध्यान से। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2 और एटॉमिक मास कितना होता है 4। तो ज़रा सोचो, एटॉमिक मास 4 यानी कि इस न्यूक्लियस पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। मान लो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, तो जैसे बाहर निकालेंगे तो हीलियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज। देखो हीलियम पे कैसा चार्ज, +2 चार्ज, और मास तो इसका 4 ही रहेगा ना, मास में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। यानी कि इसी हीलियम 2+ को डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम, अल्फा रे। हीलियम 2+ को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा रे, ठीक है। तो समझ रहे हो आप बात को। तो इसी अल्फा रे का एक्सपेरिमेंट हुआ, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कैसे हुआ देखिए, समझते हैं बात को। उन्होंने क्या किया, एक रेडियम का, ठीक है, समझना ध्यान से, यहाँ पे एक लेड का बॉक्स है, शीशा, लेड यानी कि लेड का बॉक्स। इसमें मान लो हम हीलियम को, अल्फा रे को यहाँ पे मेंशन कर दें। तो एक चीज़ और समझ लो, जो आपका अल्फा रे होता है ना वो आपका रेडियो एक्टिव होता है, समझना ध्यान से। रेडियम का कोई पार्टिकल, रेडियम सोर्स है कोई, इससे क्या करते हैं हम, इस अल्फा रे को ध्यान से समझना, इस अल्फा रे को यदि उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगना चाहिए ताकि फील आए, ध्यान दो। ये आपका जस्ट लाइक समझो तो ये गोल्ड फ्लाई है, गोल्ड फॉयल यानी कि सोने का टुकड़ा, सोना का टुकड़ा। जैसे इस अल्फा रे को इससे किसी मेटल से प्रवाहित किया गया तो हुआ क्या, तो समझो ध्यान से, एक चीज़ हमको ऑब्जर्व हुई, क्या देखा यह गया कि मैक्सिमम अल्फा रे, ध्यान से समझना, मैक्सिमम अल्फा रे इससे पास कर जा रही थी ऐसे करके, बिल्कुल, और कुछ अल्फा रे डेविएट हो जा रही थी, ठीक है, और कुछ अल्फा रे यहाँ से बैक आ जा रही थी। ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान से समझो बात को। सवाल ये रहा कैसे पता चला कि बैक आ रही है, तो ध्यान दो, इसको, इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिदीप्त स्क्रीन यानी कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन में क्या होता है, तो इसमें हम जिंक सल्फेट या पीबी सल्फेट का लेयर चिपकाए हुए रहते हैं जो चमकता है। तो हुआ क्या, सिंपल समझो, इसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे गोल्ड फाइल है, यहाँ पे हम अल्फा रे को, इसको हम प्रवाहित करा रहे हैं, तो उस गोल्ड फाइल से किरण जो अल्फा रे वो बाहर निकल रही है। तो देखा है कि बहुत सारी अल्फा रे सीधे एकदम जा रही है, बस में रहो ना, और कुछ वहाँ से डेविएट हो जा रही है, कुछ, और कुछ उसी पथ पे बैक आ जा रही है, ठीक है, कुछ उसी पथ पे, उसी रास्ते, जिस रास्ते से जा रही है सेम उसी रास्ते से बैक आ जा रही है। अब सवाल ये रहा कि ठीक है, आगे जा रही है तो पता चल रहा है कि जिंक सल्फाइड का लेयर है, इस एक स्क्रीन है जिसमें हमको पता चल रहा है कि लाइट आगे जा रही है, चमक रहा है। सवाल ये रहा जो बैक आ रही है वो कैसे पता चला, तो बैक में भी उन्होंने लगा कर रखा हुआ था, इधर भी लगा कर रखा हुआ था, इधर भी देखा गया कि सारी किरण इधर जा रही थी, और एक करीब आपका 20,000 में लगभग एक अल्फा रे तुरंत वहाँ से बैक आ जा रही थी, और यहाँ पता चल गया कि थोड़ा सा यहाँ भी लाइट आ रहा है। इट मीन्स कि कुछ सब का सब मैक्सिमम जो पार्ट है अल्फा रे का वो बाहर जा रही है,
और एक बैक आ जा रही थी। क्लियर? तो वहीं से कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की बात हो रही थी, वही हिंट सा कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन की बात हो रही थी। बात समझ रहे हो ना? फिर से समझे बात को, क्या हम कहना चाहते हैं। एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया, सिंपल सोचो। तो एक सोर्स लिया गया जिससे कि अल्फा रे उत्सर्जित हो। सोर्स क्या है आपका? हीलियम 2+ लेड का बॉक्स है, इसको इसमें ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और उस अल्फा सोर्स को एटम में, और एटम किसका? सिल्वर का। सिल्वर लो या गोल्ड लो, जो लो, गोल्ड लिया गया, सिल्वर भी लोगो तो कहानी वही है। सिल्वर के एक छोटा सा टुकड़ा को वहाँ पे मेंशन किया गया, अल्फा रे को यहाँ से उत्सर्जित कराया गया, देखा गया एब्जॉर्व क्या किया गया, हाँ समझ, देखा गया कि मैक्सिमम पार्ट अल्फा रे का मैक्सिमम किरण उस टुकड़े को, उस सोने के टुकड़े को, जो भी आप मेटल ले रहे हो, उसको पास करते हुए आगे बढ़ जा रही है, कुछ डेविएट हो जा रही है और कुछ बैक हो जा रही है। यानी कि ध्यान से समझ लो क्या क्या वो एब्जॉर्व हुआ। तो पहला चीज़ यह एब्जॉर्व हुआ कि अधिकतम किरण, इसको यहाँ लिखते हैं एब्जॉर्ब्ड। क्या क्या ऑब्जर्व हुआ? पहला चीज़ ऑब्जर्व यह हुआ कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम अल्फा किरण इस परमाणु से सीधे गुजर जा रही थी। इसको ऐसे लिख लो, सीधे प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। दूसरा में एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ अल्फा किरण यानी कि 2-4 कुछ अल्फा किरण अपने पथ से विचलित हो जा रही थी, क्लियर। तीसरा बात यह ऑब्जर्व किया गया कि लगभग, मतलब इसमें सिंपली लिखो, एक किरण ऐसी थी जो इस अल्फा, जो मतलब कि उस एटम से उस एलिमेंट के एटम से टकराकर बैक आ जा रही थी। तो कुछ बातें ऑब्जर्व की गई, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप इसको लिखो, फिर हम जो है ना इसी के आधार पे, समझे बात को, इसी के आधार पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल तैयार किया जिसको हम बोलते हैं एटम का नाभिकीय मॉडल। तो उसमें इस सारी चीज़ को एक बार लिख देते हैं। जल्दी से इसको लिखना चाहते हो तो लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या डिस्कस किए अभी? तो हम लोग डिस्कस किए कि हमने देखा था, अभी देखा हम लोग क्या कि हम लोगों ने देखा कि जो अल्फा किरण जा रही थी वह जिस पथ पे जा रही थी, कुछ एक किरण जो है सो उधर से बैक आ जा रही थी, और कुछ किरण डेविएट हो जा रही थी, विचलित हो जा रही थी, और कुछ किरण उस आइटम को पास करते हुए चली जा रही थी। जरा सोचो, थॉमसन साहब का मॉडल यहीं पे फेल हो गया। कैसे? थॉमसन साहब क्या बोले थे कि पूरा आइटम पे पॉजिटिव स्फीयर है। यदि मान लो पूरे आइटम पे पॉजिटिव स्फीयर रहता, समझे बात को, यदि एटम पे पूरा मतलब कि पॉजिटिव स्फीयर रहता, पॉजिटिव क्षेत्र रहता, तो जो अल्फा किरण है वो भी तो पॉजिटिव स्फीयर ही है ना, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज का ही है ना। हीलियम पे +2, यही तो आपका अल्फा रे का सोर्स है ना, ये भी तो +2 ही है। जरा सोचो कि +2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज का है, और पॉजिटिव चार्ज ही जा रहा है पॉजिटिव स्फीयर में, तो वह सबको बैक आ जाना चाहिए। सोचो, सबको क्या होना चाहिए? बैक आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, बात समझ रहे हो ना। मैक्सिमम किरण जो है सो वो पास कर जा रहे थे। तो इसी चीज़ को हम इसको 2D में बनाने की कोशिश करते हैं। बुक वगैरह में आपको मेंशन हुआ रहेगा क्या, तो ध्यान दें। पहले इसको ऐसा समझते हैं, जो रदरफोर्ड ने इसी चीज़ को एक अपना बड़ा सा स्टेटमेंट दिया, एक मॉडल के रूप में दिया, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम, परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। यानी कि आप देखोगे, आप ध्यान दो, यदि आपसे कोई पूछता है ना कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था,
तो रदरफोर्ड ने किया था, ध्यान दो। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। समझाते हैं कैसे। रदरफोर्ड, क्योंकि देखो समझो बात को, उन्होंने क्या देखा, मान लो कि आपका एटम है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अल्फा किरण यदि यहाँ से पास हो रहा है तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम रे पास हो जाए थी पूरा। इसको अच्छा से बनाओ। और यह जैसे ही सेंटर पे गई तो यह जाकर यह सब आगे बढ़ा रही है, ध्यान से समझना। और यह गई और फिर जाकर फिर से बैक हो गई। ये आपका अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल्स। तो क्या ये ऑब्जर्व हुआ, ध्यान से। करीब करीब आपका मान लो कि करीब करीब 1 लाख अल्फा रे है, समझो ध्यान से, बहुत सारा अल्फा रे। तो क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, उसी को एक मॉडल के फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहला ध्यान दो, एटम का यानी कि परमाणु का अधिकतम भाग, सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोला कि परमाणु का जो अधिकतम भाग होता है वह खाली होता है, खाली होता है। खाली होता है कहने का मतलब कि कोई उसमें चार्ज नहीं रहता है, बिल्कुल खोखला जिसको बोलते हैं, हॉलो, ठीक है। तो एटम का अधिकतम भाग खाली होता है, पहला स्टेटमेंट उनका यह था। दूसरा स्टेटमेंट था क्या कि एटम परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में छोटा सा धन आवेशित चार्ज है, धन आवेशित, हाँ ठीक है, धन आवेश है, धन आवेश है, सिंपल लिख लो, धन आवेश है, जो अल्फा रे को पुनः अपने पथ पर वापस भेज दे रहा है, वापस भेज दे रहा है, ठीक है। ये करीब करीब आपका, ध्यान दो, ये करीब करीब आपका 10,000 अल्फा, 1 लाख अल्फा है, ऐसे इसको मेंशन करो, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। इसमें से एक अल्फा रे थी, 1 अल्फा रे ही थी जो बैक आ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एटम का अधिकतम भाग कैसा होता है, खाली होता है। दूसरी पॉइंट क्या कही उन्होंने कि एटम के बीच में छोटा सा धन आवेश होता है, जो क्या है, अल्फा रे को पुनः अपने पथ पर वापस भेज देता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या उन्होंने बोला, समझो ध्यान से। उन्होंने कहा कि जो धन आवेश है, जो क्या है, धन आवेश है, इसको और अच्छा से देखो, जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो धन आवेश है वह अल्फा किरण की अपेक्षा, अल्फा किरण से भी ज़्यादा, ऐसा लिख लो, अल्फा किरण से भी ज़्यादा भारी होता है, भारी होता है। अब समझो बात को, मान लो कोई साइकिल वाला जा रहा है, तो साइकिल वाला कहीं से टकरा कर कैसे ब्रेक आएगा, जब सामने ट्रक हो। सोचो, जब सामने ट्रक हो तब ना जाकर ब्रेक आ जाएगा। वही कहानी यहाँ भी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फा रे से ज़्यादा वेटेज वाला, ज़्यादा भारी यह है
पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो अल्फा रे जाकर इसे टकरा कर अवॉइड जा रहा है। यदि कम भारी रहता तो पूरा एकदम बाहर निकलता है, भी इसको आगे बढ़ाते हुए। लेकिन समझ रहे हो ना, तो कहानी वही है। जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, जो धन आवेश है वह अल्फा रे से भी ज़्यादा भारी होता है जो नाभिक होता है, और इसी को नाम इन्होंने क्या दे दिया, यही है आपका नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, ज़्यादा भारी होता है। समझो, यहाँ से एक और स्टेटमेंट निकल के आएगा आगे चल के। नंबर 4, किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह बराबर होगी किसके, प्रोटॉन की संख्या की। किसी भी न्यूट्रल एटम में, उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी किसके होगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। चौथे स्टेटमेंट में उनका आया। पांचवा में उन्होंने कहा, इसको लिख लिए, आई होप आप लिख लिए, इसको मिटाते हैं। पांचवा स्टेटमेंट उनका क्या था, ध्यान से समझना। पांचवा स्टेटमेंट था, समझो, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 यहाँ लिखते हैं। जरा सोचो कि जो धन आवेश है वह अल्फा रे से ज़्यादा भारी, यानी कि जो आपका नाभिक है, जो नाभिक होता है, जो नाभिक है वह आपका अल्फा रे से भी ज़्यादा भारी है। इट मीन्स यदि मान लो हम कंपेरिजन करें, लेट, उन्होंने क्या मेंशन किया, यदि मान लो कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, नाभिक जो है, यदि नाभिक का साइज, आकार, नाभिक का आकार 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है, तो आइटम का जो आकार होगा वह आपका 10⁻15 सेंटीमीटर होगा। जरा सोचो, यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझने वाली है, क्या, ध्यान दो, आइटम का जो आकार 10⁻10 सेंटीमीटर लेके चलो, इसको 15। अब सोचो जरा, 10⁻10 सेंटीमीटर आइटम का आकार और जो न्यूक्लियस का आकार वह कितना, 10⁻15, यानी कि जो आपका आइटम का आकार है इससे 5 गुना, ध्यान से समझना, इससे 5 गुना छोटा नाभिक है, काफ़ी छोटा है। समझो ध्यान से, जो आपका इसको और अच्छा से लिखना चाहते तो लिख लो कि नाभिक बहुत ही आइटम से, यानी कि परमाणु से, आइटम से बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो, यदि हम सिंपल एग्जांपल, यदि मान लो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे मैच होता है, यदि मान लो कि गेंद को बीच में रख दें क्रिकेट स्टेडियम के बीच में, तो समझो कि वह न्यूक्लियस है और उसकी चारों तरफ मान लो 5-5 किलोमीटर, तो उतना बड़ा आइटम हुआ, बीच में छोटा सा न्यूक्लियस। कहानी वही भी, आइटम से बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि 10⁻10 है तो 10⁻15 10⁻5 गुना, 10⁻5 गुना छोटा। क्लियर हुआ बात। पांचवा, नंबर 6 में उन्होंने कहा कि जो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहीं से उनकी कहानी में ड्रॉबैक थोड़ा शुरू हुआ। क्या उन्होंने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास प्लस है और ये आपका न्यूक्लियस हुआ, इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इन्होंने ये बात कही। सवाल ये रहा, अब समझो ध्यान से, इनसे पूछा गया कि आखिर घूमते रहता है तो क्या मतलब, कि सिंपल इसको ऐसे समझो, ऐसे कि नहीं होता है, इसको सोलर सिस्टम भी कहा गया है। जैसे कि सोलर सिस्टम में क्या आप लोग पढ़े होइएगा ज्योग्राफी में, क्लास 9-10 में भी, क्या कि सिंपली कि जो आपका सन होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ चक्कर लगाते रहता है। यहाँ भी कहानी वही है। यदि हम इस न्यूक्लियस को सूर्य माने और इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी माने,
तो जो आपका जिस तरह से सूर्य जो को पृथ्वी चारों तरफ से चक्कर लगाते रहती है, तो इस नाभिक को इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से चक्कर लगाते रहता है। इसी को सोलर सिस्टम से भी कंपेरिजन किया गया है। तो समझो ध्यान से इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो सवाल ये रहा है कि ऐसा क्यों होता है, उनसे पूछा गया ठीक है घूमते रहता है, ऐसा क्यों। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, चूँकि यदि हम और अच्छा से चले एनर्जी के फॉर्म में, तो सोचो मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मानो तुमसे कहें कि तुम घूमो चारों तरफ से, और तुम घूमते घूमते एक बार ऐसा है कि तुम गिर जाओगे ना। जितना तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी उतना ही घूमोगे ना, जितना तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी उतना ही ना आप गोल गोल घूमोगे, एनर्जी खत्म, अब गिर जाओगे। तो उनसे पूछा गया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताइए। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यदि मान लो उसका एनर्जी खत्म हो तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये निगेटिव प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बारे में उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, यहीं से उनकी ड्रॉबैक शुरू हो गया। और इस बात को बताने के लिए हमारे पास आया बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोर्स का परमाणुविक सिद्धांत। क्लियर। तो सिंपल आप रदरफोर्ड में ज़्यादा नहीं दिमाग में रखना है, सिंपल आपको एक ही बात ध्यान रखना है, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम 2+ होता है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यदि आपसे सवाल इसमें एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं। यदि आपको बोर्ड में पूछता है 11th के बोर्ड में कि आप क्या करो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में उसको पूरा चर्चा कीजिए, तो इस पूरे को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हम नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉबैक सिंपल, उसमें कुछ ड्रॉबैक पूछता नहीं है, उसको थीसिस पे पूछता है, ये नहीं पूछता है कि ड्रॉबैक उसका लिखो। ठीक है, तो चलिए, तो क्यों ड्रॉबैक हुआ समझ रहे हो ना, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों आपस में क्या इक्वल है, तभी तो घूम रहा है ना। लेकिन उनसे पूछा गया ये बात कि क्यों ऐसा, उन्होंने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया, एनर्जी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, तो यहीं से उनका ड्रॉबैक शुरू हुआ, और इस बात को बताने के लिए हमारे पास बोर्स का परमाणुविक सिद्धांत आया। तो फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में। इसको लिखना चाहते हो इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।